कैश। तो इस पार्ट में हमें पता चलता है कि सुवासंग बीमार था, उसे स्टोमक पेन था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन अपनी बीमारी से भी ज़्यादा परेशानी उसे इस चीज़ की थी कि किस तरह से ये बात रोनियो को बताए। इसीलिए उसने कल अभी तक जारी रखी थी और जैसे ही फ़ोन पर उसे बात हो रही थी, उसने अपने लैपटॉप पर बैकग्राउंड में एम्बुलेंस का सायरन बजा दिया था ताकि वो पूछे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और फिर हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए भी आ जाए। और फिर ऐसा ही होता है, सुवासंग तो बस रोनियो को देखने के लिए बहाने ढूंढ रहा होता है, लेकिन कभी भी एडमिट तो कर नहीं सकता था। इस सब में उसने लियो को भी अपने साथ में मिला लिया था। वो फ्रेंड्स ऐसे थे कि उन्हें जैसे बोलना ही नहीं पड़ता था, इशारों में ही बात समझ जाते थे। लियो उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे कब भला मैसेज किया था? तुम बीमार हो गए हो इसीलिए मैसेज किसी और को कर दिया होगा गलती से। मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं लेकर आया। और रोनियो देखती है कि ये मैसेज तो इसने मुझे किया था, इसका मतलब है कि ये लियो को करना चाहता था। वह लोग तुरंत ही अंदर आती है और कहने लगती है, सुवासंग अब बिल्कुल भी गुस्सा न करे, लियो को आपने वाकई मैसेज नहीं किया, मुझे आपने मैसेज किया था, अपना रूम नंबर भी बताया था और फॉरेस्ट लाने के लिए बोला था। तो अपने बीमार दोस्त की दोस्ती में इतना आगे बढ़ गया था कि उसे कहने लगता है कि तुम कितना डाउन डाउन फील कर रहे हो, तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रोनियो जैसी राइटर अगर तुम्हें कंपनी देगी तो तुम ज़रूर अच्छा फील करोगे। मतलब ये बहाना करके उसने रोनी को वहीं पर ही ठहरा दिया था। अब वो उसकी सेवा भी कर रही थी, उसे खाना भी खिलाती है और उसे बातें भी करती है। लेकिन यहाँ पर कोई था जो उनका कवर अप करने वाला था और वो था सुवासंग का एक कलीग, जो यहाँ पर कहने लगता है, आपने रात को 3 बजे मुझे ईमेल की थी कि आप सारी रात जाग रहे थे और सुवासंग ने तो झूठ बोला हुआ था कि मैं सो गया था, इसीलिए तो कल चलती रही थी। अब लियो तुरंत ही उसे पकड़ता है और बाहर ले जाता है, कहता है कि बिटवीन द लाइन्स भी कुछ समझने की कोशिश किया करे। और वो कलीग इतना डम था कि उसे ये समझते हुए बहुत ही देर लग रही थी कि जब भी मिस्टर इसरोज के इर्द गिर्द होता है तो हम लोग को यहाँ से भेजने की कोशिश करते रहते हैं। वे लोग आज रोनियो से वो एक बात पूछता है। सुवासन कहता है कि मेरे पास जो भी फाइल्स है सब में सिमिलैरिटी हमने तलाश कर ली है, लेकिन एक चैप्टर मिसिंग है, चैप्टर नंबर 23। और ये सुनते ही रोनी की तो हवा ही उड़ जाती है। ये चैप्टर था जिसमें एक किसिंग सीन था और इस तरह की रोमांटिक वाइब्स जो उसने अपने सपनों में सोची हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि वो सुवासन के सामने डिस्कस करे। ऑफकोर्स उसके सपनों में भी सुवासन ही तो आया हुआ था। वो बहुत ही एम्बेरस होती है, बहुत ही बहाने लगाती है कि यहाँ सिग्नल ठीक नहीं, वो उसे वाईफाई का पासवर्ड दे देता है, पता नहीं फाइल कहाँ होगी, इधर उधर की छोड़ती हुई इन द एंड में उसे फाइल सेंड करती हुई वहाँ से भागने की कहती है। लेकिन वो उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ, क्या तुम ये चैप्टर मेरे लिए रीड कर दोगी? और बस इससे बड़ी और एम्बेरसमेंट क्या हो सकती है। फिर भी रोनियो खुद को संभालती है और कहती है कि मैं एक एडल्ट हूँ, एम्बेरस होने की क्या बात है, वैसे भी ये तो फीमेल लीड का सिर्फ एक सपना ही तो था। अब जैसे ही वो पढ़ने वाली थी, सुवासंग उसे रोक लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। शायद वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा था। इतने में उसे मैसेज आता है, पता चलता है कि सी आई हुई है और मम्मी को भी साथ लेकर आई है। पर यहाँ पर हमें ये फीलिंग्स आती है कि जैसे मम्मी की सुवासंग से बनती नहीं है। मम्मी को जैसे ही पता चलता है कि सुवासंग यहाँ पर एडमिट है और सी झूठ बोलकर उन्हें लेकर आई है, तो वो तुरंत ही वहाँ से वापस मुड़ जाती है। अब सी अकेली ही अपने भाई को देखने के लिए आई हुई थी। रोनियो अपना टिफिन वहीं पर भूल गई थी, तो वो मुड़ के वापस आती है और बस सी को तो जैसे मौका ही चाहिए था। वो तुरंत ही रोनियो से बातें करने लगती है और उसे इतनी दोस्ती बढ़ा लेती है कि ये सारा कुछ देख देख कर सुवासंग को तो डर ही लगे जा रहा था कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ही न बोलते। सी उसे 2 मिनट में ही इतनी बातें कर लेती है कि उसे ये भी बता देती है कि मेरा भाई हमेशा सिंगल है और मुझे ये डर है कि कहीं ये सिंगल ही इस दुनिया से न चला जाए। बस रोनियो की वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई थी, जो उसे हमेशा से लगता था कि इसके एपिसोड में कोई लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड है। वेला वो किसी तरह से इंटरप्ट करता है, सी को इशारा करता है कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन जैसे वो जा रही थी, रोनी उसके साथ ही चिपक जाती है, कहती है कि अगर झूठ सुवास करने हैं तो मैं कर देती हूँ। जब सी एक बहाने से फैया के पास आती है, उसे कहने लगती है कि अगर आप इतने ही दम रहेंगे तो
वो आपका कुछ भी नहीं बन सकता। आप 28 के हो गए हैं और अभी भी मुझे आपको मशवरे देने पड़ रहे हैं। देखिए 2 मिनट में मैंने आपका काम कैसे सीधा कर दिया है। ये बता दिया है कि आप सिंगल है, जो आप उसे बता ही नहीं पा रहे थे। और प्लीज़ आप नर्वस ना हो, कोई तो मूव है। मुझे पता है कि आप डर रहे हैं। इतने साल हो गए हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और आपको ये लगता है कि शायद वो अब आपके लिए फीलिंग्स ना रखती हो, लेकिन मैं आपके लिए रास्ते स्मूथ कर सकती हूँ। और ये कहती हुई वो सीधी चली जाती है रोनियो के पास और उसके साथ बैठ कर बहुत ही सारी बातें कर रही थी। उसे पूछती है कि आपको किस तरह के लड़के पसंद है, और रोनियो ने कह दिया था कि जो तुम्हारी तरह के स्वीट टगर हो और साथ साथ कूल भी हो। अब ये सुनते ही सी को लगता है कि बस मेरे भाई का पता साफ, वो कहाँ से स्वीट टगर हुआ। और बस उसे बातें करते करते वो उसे ये भी बता देती है कि हम लोग सू सिटी से है और मैं हाई स्कूल नंबर 1 से हूँ, वहीं पे जहाँ से मेरे भाई ने पढ़ा था। अब रोनियो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से सुवासंग को पता चले कि ये दोनों एक ही हाई स्कूल से हैं। उसे तो लगता था कि सुवासंग को मैं याद ही नहीं हूँ। वेल इन द एंड रोनियो जब वहाँ से चली जाती है तो सी अपने भैया के पास आती है और उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होने वाली है। अब इसे एप्पल सर्व कर रहे हैं, लेकिन इस लड़की को ग्रीन रेड पिंक किसी भी एप्पल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह की वो बात करके चली गई थी, सुवासंग तो सोचता ही रह जाता है कि कौन सी बात थी। लीगल टर्म्स तो मैं हमेशा समझ जाता हूँ, लेकिन ये प्यार की टर्म्स मुझे समझ नहीं आ रही। और बस वो हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन रात को यही सोचते सोचते अगले दिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो ये फैसला करता है कि सी छोटी ही सही, मैं अपनी ईगो मार के उसे हेल्प जरूर लूँगा, आखिर ये दिल का मामला है। और वो उसे कॉल करता है, लेकिन ये सीन इस तरह के दिखाते हैं कि जैसे वो दोनों आमने सामने बात कर रहे हो। सी उसे कहने लगती है कि आ गई तुम्हें बहन की याद, सबसे पहले तो मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, तभी मैं तुम्हारी कोचिंग करूँगी। पहले तो उसे बहुत सारे पैसे ले लेती है और फिर उसके बाद बताती है कि उसे ऐसे लड़के पसंद हो जो स्वीट टगर हो और साथ में कूल भी। वो सुनते ही कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, अब तक मैं उसे अपना कोल्ड स्टाइल वाला ओरा दिखा रहा था, लेकिन ये दोनों क्वालिटीज एक साथ में कैसे हो सकती है। और इसके साथ ही वो कहती है हो सकती है ना। क्या तुमने कभी मेरा फेवरेट आइडल को देखा है? वो जिस तरह से डांस करता है और जब पियानो बजाता है तो एकदम एलिगेंट लगता है। वो स्वीट भी है और साथ साथ कूल भी है और उसके बहुत ही सारे स्टेप्स भी सिखाती है। वो जोश में सीखता चला जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका फेवरेट आइडल और कोई नहीं, उसका अपना ही रोमांटिक राइवल शिकन है। जैसे ही वो शिकन का नाम सुनता है अपनी सिस्टर को वहाँ से भगा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो भी वापस ले लेता है। इतने में उसे ऑनलाइन कुछ पढ़ते हुए एक बात रियलाइज होती है कि नोवेल में रोनियो का मेल लीड का जो नाम रखा था उसका ये मीनिंग बनता है जैसे वो पास्ट को भूल जाना चाहती और आगे बढ़ना चाहती है। और बस इसी के अंदर से उसे एक हिंट मिल जाता है कि जैसे वो मूव ऑन कर चुकी है। अब तो वो और भी डिप्रेस हो जाता है, जाकर ड्रिंक करने लगता है। लियो भी उसके साथ बैठा हुआ था। उसे पूछता है कि कुछ तो बोलो, मुंह खोलो, खाली ड्रिंक करने आए हो, अपने दिल का दर्द सुनाओ, मैं सुनने के लिए तो बैठा हूँ। और फिर फाइनली वो उसे अपनी और रोनियो की सारी कहानी बता देता है, बताता है कि किस